हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। और अभी चल रहा है हमारा आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 का क्लास, जिसमें हम लोग ले रहे हैं ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। तो अभी हम लोग करने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर्स, ठीक है। और इससे पहले जो भी चैप्टर्स हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप निकाल के देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक तुल्यकालिक मोटर, ये तुल्यकालिक मोटर ही सिंक्रोनस मोटर हुआ, ठीक है। तुल्यकालिक मोटर सदैव डैश घूर्णन गति पर कार्य करती है। तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो हमेशा किस घूर्णन गति पर कार्य करती है? तो किस घूर्णन गति पर करती है? तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस घूर्णन गति पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक बात क्लियर होना चाहिए कि ये तुल्यकालिक मोटर होता क्या है, तभी तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका घूर्णन का गति जो है वह तुल्यकालिक गति है। एक्चुअली में देखो होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ये तो आपको पता है। यह क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन होती है एक तरह का ये, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली होती है। यदि किसी अल्टरनेटर के स्टेटर को डीसी तथा उसके रोटेटर को एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो वह तुल्यकालिक मोटर की भांति कार्य करने लगता है। आपको समझ में आई कि अगर कोई अल्टरनेटर है, उसके स्टेटर को डीसी और उसके रोटर को एसी स्रोत से संयोजित कर दें तो वह क्या होगा? वह एक सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करने लगेगा। और अल्टरनेटर को इसलिए हम लोग छेड़छाड़ उसके साथ कर सकते हैं क्योंकि अल्टरनेटर और जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसका संरचना लगभग एक समान ही होता है। और यदि समांतर क्रम में संयोजित दो कार्यरत अल्टरनेटर में से एक को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दे तो वह सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करने लगता है। इस स्थिति में क्या करते हैं? उससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यानी आपका अगर दो अल्टरनेटर एक साथ जुड़ा हुआ है और आपने क्या किया, एक को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दिया तो वह कैसा काम करेगा? वह सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगा और आपको मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। और एक चीज और आपको यहाँ से याद रखना है कि ये जो सिंक्रोनस मोटर होता है यह स्वयं चालू नहीं हो सकता, सेल्फ स्टार्ट इसमें नहीं होता है। इस मोटर को तुल्यकालिक घूर्णन गति पर घुमाने के लिए प्रारंभ में यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ये जितने भी सिंक्रोनस मोटर हैं ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। और इसमें जो काम आता है, अभी आपने पढ़ा कि इसमें जो काम आता है वो होता है तुल्यकालिक घूर्णन गति। अभी जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का था कि इसमें कौन सा घूर्णन गति रहता है, तो तुल्यकालिक घूर्णन गति यानी सिंक्रोनस घूर्णन गति, ठीक है। और सिंक्रोनस घूर्णन गति पर घुमाने के लिए प्रारंभ में आपको खुद से मेहनत करना होगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना होगा। एक बार इसका जो घूर्णन गति है वह प्राप्त कर लेने पर, यानी सिंक्रोनस घूर्णन गति प्राप्त कर लेने पर यह उसी निर्धारित गति पर घूर्णन करती है और इससे लोड संयोजित किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपने एक बार इसको घुमा दिया तो फिर यह आ जाता है अपने मोड में और फिर आप इसको लोड से कनेक्ट करके इसका काम कर सकते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह नियत घूर्णन गति करता है। इसमें ऐसा नहीं है कभी कम कभी ज़्यादा, वो नहीं, एक नियत घूर्णन गति पर काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अब आपका है कि वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं क्या कहलाती है? क्या बोला जा रहा है कि वह मोटर, आपको क्वेश्चन याद रखना है, आंसर तो आपको पता चल गया होगा कि अभी अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर का बात कर रहे हैं तो सिंक्रोनस मोटर ही होगा आंसर। तो आंसर है आपका ए, सिंक्रोनस मोटर। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर है जिसका रोटर और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन या स्टेटमेंट तुल्यकालिक मोटर से संबंधित नहीं है? तो जो भी आपको स्टेटमेंट दिए हैं सबसे पहले उसको पढ़ो। पहला है कि यह स्वयं चालू नहीं होती, तो अभी मैंने आपको बताया कि यह स्वयं चालू नहीं होती, यह सही है। दूसरा, इसकी संरचना दिष्ट धारा चरित्र के समान होती है। क्या है दूसरा स्टेटमेंट? इसकी संरचना दिष्ट धारा यानी आपका डीसी जनरेटर की तरह होता है, तो ये गलत है। मैंने बताया था अभी इसका संरचना किस तरह से होता है।
तीसरा है इसकी घूर्णन गति नियत होती है, ये भी बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया। तो देखो एक्चुअली मैं अभी जो भी स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया इससे पहले, मेरा बताने का मोटिव ये था कि आपको एक उसका आउटलाइन पता चल जाए कि सिंक्रोनस मोटर होता क्या है, और इससे रिलेटेड छोटा मोटा क्वेश्चन जितना भी आपको आएगा आप इससे मार सको। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैंने नहीं बताया, लेकिन हाँ इतना जरूर बता दिया कि आपके दिमाग में एक आउटलाइन तैयार हो जाए। तो आप देखो उसी आउटलाइन पे के बेसिस पे आपने इस आंसर को मार दिया। तो आपका गलत कौन सा है, इसमें कौन सा संबंधित नहीं है, इसकी संरचना डीसी मोटर की तरह होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक सामान्य तुल्यकालिक मोटर पर लोड निर्धारित लोड से अधिक हो जाए तो उसकी घूर्णन गति क्या होगी। एक सिंक्रोनस मोटर है, उस पर लोड जितना होना चाहिए उससे अधिक हो गया, यानी ओवरलोड हो गया, तो क्या होगा, उसका घूर्णन गति घट जाती है। ठीक है, और मोटर रुक भी सकती है, तो घूर्णन गति घट जाएगी और मोटर रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में किस मोटर के कार्य सिद्धांत यानी वर्किंग प्रिंसिपल को प्रदर्शित किया गया है। तो कौन सा मोटर है, तो अभी हम लोग सिंक्रोनस मोटर पढ़ रहे हैं, तो आंसर तो सिंक्रोनस मोटर ही होगा। लेकिन आप देख लो यहाँ पे ये अंदर में क्या लगाया हुआ होता है, ये होता है रोटर, और ये आपको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये होता है स्टेटर। देखो इसमें लिखा गया है, ये है रोटर और ये ऊपर में है आपका स्टेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो ये पोल्स दोनों का देख रहे हो, और ये क्या होता है, ये घूमता है। ठीक है, ये रोटेटरी मोशन होता है इसमें, ये आपको सबसे पहले घुमाना पड़ता है ताकि ये एक्टिव हो जाए। तो इस तरह के अगर पिक्चर आपको आते हैं तो आप शायद पकड़ लोगे ये कौन सा है, यह तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्र उत्तेजन एवं धारा के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है, यानी कैसा वक्र होता है। तो कैसा वक्र होता है, ये होता है वी वक्र। फिर से आप एक बार पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिंक्रोनस मोटर के क्षेत्र उत्तेजन एवं धारा के मध्य खींचा गया वक्र कैसा होगा, ये होगा वी वक्र। ठीक है, क्षेत्र उत्तेजन और धारा के मध्य, तो वी वक्र खींचा जाएगा। अगला है सामान्य तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो नॉर्मल अगर किसी भी सिंक्रोनस मोटर का बात करें तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, स्टार्टिंग टॉर्क ये 0 होता है। इसीलिए तो आपको खुद से उसमें मेहनत करके मैकेनिकल एनर्जी पहले देना होता है, उसको स्टार्ट करना होता है, तब जाकर वह अपने मोड में आता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क इसका 0 होता है। तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर के किसी भी फेज का क्षेत्र निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वह निर्भर करता है वोल्टता पर। तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर के किसी भी फेज का क्षेत्र निर्भर किस पर करता है, यह करता है वोल्टता पे। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य तुल्यकालिक मोटर यानी सिंपल सिंक्रोनस मोटर की वोल्टता में 5 से 10% से अधिक परिवर्तन होने पर मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर है, सिंपल सिंक्रोनस मोटर है, उसकी वोल्टता में अगर 5 से 10% से अधिक परिवर्तन हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटर रुक जाएगी। अगर वोल्टता में 5 से 10% से अधिक प्रभाव अगर पड़ गया, अगर देखो 5 से 10% तक अगर प्रभाव पड़ा तो फिर रुकेगी नहीं, थोड़ा उसके स्पीड में प्रॉब्लम आएगा लेकिन रुकेगी नहीं। लेकिन अगर 5 से 10% से अधिक इसमें प्रभाव हो गया, चेंजेस आ गए वोल्टता में, तो यह रुक जाएगी। अगला है तुल्यकालिक मोटर बिना उत्तेजन वाइंडिंग से के कहलाती है। अगर तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन वाइंडिंग नहीं, एक्साइटिंग कॉइल नहीं लगाया गया हो तो यह क्या कहलाएगी, तो यह रिएक्टेंस मोटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिएक्टेंस मोटर। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लो कि अगर सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटिंग वाइंडिंग नहीं लगाया गया है तो इसको रिएक्टेंस मोटर कहते हैं। अगला है तुल्यकालिक गति होती है, यानी सिंक्रोनस जो गति होता है उसको क्या कहते हैं, वह कैसा होता है, क्या कहते हैं नहीं, किस तरह का होता है तुल्यकालिक गति। तो तुल्यकालिक गति स्थिर होता है, ये एक नियत गति होता है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वह क्या होता है, वह होता है नियत यानी कांस्टेंट। अगला है तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिता, यानी सिंक्रोनस मोटर की तुल्यकालिता उस समय कम होती है जब शक्ति गुणांक का मान होता है। तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिता कब कम होती है, जब उसका शक्ति गुणांक मान क्या होता है, उसका शक्ति गुणांक का मान जब 1 होता है, यानी उसका अगर शक्ति गुणांक 1 हो गया यानी यूनिटरी हो गया, तब उसका जो तुल्यकालिता का समय है, सिंक्रोनस टाइम है, वह सबसे कम होगा।
अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर को डीसी सप्लाई एक डीसी जनित्र से दी जाती है, यह जनित्र जुड़ा होता है। तो क्या बोला जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में जो डीसी सप्लाई होता है, डीसी करंट जो उसको मिलना चाहिए, वह एक डीसी जनरेटर से दिया जाता है। तो यह जनरेटर जुड़ा होता है किस से? यह जनरेटर जुड़ा होता है मोटर के शाफ्ट से। किससे जुड़ा होता है? मोटर के शाफ्ट से जुड़ा होता है एक डीसी जनरेटर। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर से अग्रगामी शक्ति गुणांक डैश ले सकते हैं। तुल्यकालिक मोटर से अग्रगामी शक्ति गुणांक डैश से ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? ये ले सकते हैं लोड को स्थिर रखकर और ओवर एक्साइटर चलाकर। ठीक है, इन दो चीजों से आप क्या कर सकते हो? अग्रगामी शक्ति गुणांक ले सकते हो, यानी पावर फैक्टर जो उसका है वह आप बढ़ा सकते हो उसका। ठीक है, किससे? तो लोड को स्थिर रख के, या तो आप लोड को स्थिर रखिए या ओवर एक्साइटर आप चला सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि तुल्यकालिक मोटर के फील्ड को अंडर एक्साइटेड दशा में चलाया जाए तब पावर फैक्टर क्या होगा? तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर का जो फील्ड होता है, अगर उसको अंडर एक्साइटेड मोड में आप चला दीजिए, अंडर एक्साइटेड मोड में है वो, तब पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर लैगिंग करने लगेगा। ठीक है, लैगिंग मैंने आपको बताया था कि लैग मतलब होता है कि पीछे आ जाना, तो वही हो जाएगा, लैगिंग करने लगेगा, पावर फैक्टर आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर्स का उपयोग औद्योगिक मशीनों में करने का मुख्य कारण क्या है? क्यों औद्योगिक मशीनों में आप जनरली देखते हो कि ये सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है? तो आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, यह पूर्ण इंस्टॉलेशन के लिए पावर फैक्टर को सुधारती है। ये स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी भारों पर इसकी गति नियत रहती है, यह मुख्य आवृत्ति प्रदान करती है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि इसे हमेशा उच्च दक्षता प्राप्त करने हेतु इकाई शक्ति गुणांक पर प्रचालित करने के लिए संयोजित किया जाता है। तो ये भी सही है। तो आपका स्टेटमेंट डी सही हो गया, यानी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ से हम लोगों ने एक ऊपर भी अभी स्टेटमेंट देखा था कि तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिकता जो होता है सबसे कम कब होता है? तो जब उसका पावर फैक्टर यूनिटरी हो। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और आता है कि तुल्यकालिक मोटर सबसे कम इलेक्ट्रिक करंट कब लेता है? जब उसका पावर फैक्टर यूनिटरी हो। एक्चुअली में इसको बनाया ही जाता है कि पावर फैक्टर इसका यूनिटरी रहे और उसी पर यह काम करे। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर में स्टेटर विरोधी विभवांतर बल यानी ईबी का परिमाण निर्भर करता है। तो तुल्यकालिक मोटर में स्टेटर विरोधी विभवांतर बल किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है केवल डीसी उत्तेजन पर। किस पर करता है? केवल डीसी उत्तेजन पर, यानी डीसी एक्साइटमेंट पर तुल्यकालिक मोटर में स्टेटर विरोधी विभवांतर बल डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य उत्तेजन के साथ चल रही तुल्यकालिक मोटर पर लोड बढ़ाने के प्रभाव से क्या होगा? अगर सामान्य उत्तेजन के साथ कोई तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर चल रही है तो उस पर लोड बढ़ाने के प्रभाव से क्या होगा? तो क्या प्रभाव होगा लोड बढ़ाने से? तो IA बढ़ जाता है एवं शक्ति गुणांक कम हो जाता है। IA यानी उस करंट को जो वो ले रहा है, ठीक है, वह बढ़ जाता है और इसका पावर फैक्टर कम हो जाता है। सिंपल सा केस है ना, अगर मान लो यह किसी स्पीड पर चल रहा है और आपने लोड बढ़ा दिया तो क्या होगा? ये अधिक करंट लेने लगेगा। और कोई भी मोटर को मिनिमम करंट लेने के लिए बनाया जाता है, अधिक करंट नहीं। अगर अधिक करंट अगर वो ले रहा है, इसका मतलब वो मोटर ठीक नहीं है, आपको बहुत अधिक खर्च पड़ रहा है। इनपुट एक्चुअली में आप क्या करते हो, कोई भी मशीन अगर यूज करते हो तो आपका ये सेंस होता है कि इनपुट वह सबसे कम ले। अगर कोई कार चला रहे हो तो आपका यही सेंस होता है कि वह 1 लीटर पेट्रोल में वह मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कवर कराए। और मान लो अगर कोई 1 लीटर पेट्रोल में आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करा रहा है, कोई 1 लीटर पेट्रोल में आपको 30 किलोमीटर कवर करा रहा है, तो आपके लिए कौन सा बेटर हुआ? ये वाला। ठीक है, तो इनपुट आप हमेशा चाहते हो कम हो, तो आपने अगर लोड बढ़ा दिया तो वो क्या होगा? इनपुट ज़्यादा लेने लगेगा, यानी IA बढ़ जाता है, यानी शक्ति जो वह करंट जो वह ले रहा है वह बढ़ जाएगा और उसका शक्ति गुणांक भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुण तुल्यकालिक मोटर के लिए लागू नहीं होता है?
यानी जो भी आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ठीक है, गुण दिए हुए हैं, यह तुल्यकालिक मोटर के लिए लागू नहीं होता है, यानी सिंक्रोनस मोटर के लिए लागू नहीं होता है। तो वह कौन सा गुण है? तो वह है आपका इसका आंसर है बी, केवल यांत्रिक लोड की आपूर्ति के लिए उपयुक्त। जरूरी नहीं है कि तुल्यकालिक मोटर केवल यांत्रिक लोड की आपूर्ति के लिए उपयुक्त हो, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इससे पहले एक स्टेटमेंट देख लो जो भी इसमें सही स्टेटमेंट है। सभी लोडों पर अचर चाल से चलता है। क्या बोला जा रहा है? सभी लोडों पर एक समान चाल से चलता है, यह इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है कि अगला पॉइंट है कि पीएफ सुधार के लिए यानी पावर फैक्टर में सुधार के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है कि स्व स्टार्टिंग नहीं होता है, यानी ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, केवल बी आपका गलत था कि केवल यांत्रिक लोड की आपूर्ति के लिए इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, यानी दो टेबल दिया हुआ है उससे आपको मैच करना है। सबसे पहला क्या है? उत्तेजन विरोधी, और दूसरा कॉलम है आपका सप्लाई वोल्टेज। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपके स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, उत्तेजन विरोधी विभवांतर बल है ये। तो पहला आपका ए है कि कम उत्तेजन, बी है अधिक उत्तेजन, और सी है क्रांतिक उत्तेजन। तो आपको इससे मैच करना है कि किस सिचुएशन में ये सही होगा। तो आपका जो सही आंसर है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ए, यानी कम उत्तेजन कब होगा? जब इसका ईबी जो है यानी विभवांतर बल है वह वोल्टेज से कम होगा, ठीक है, तब यह इसका उत्तेजन भी कम होगा। और अधिक उत्तेजन कब होगा? जब ईबी ग्रेटर देन वी होगा, यानी वोल्टेज से ईबी अधिक होगा। और क्रांतिक उत्तेजन कब होगा? जब यह इसके समतुल्य होगा, यानी इसके सिमिलर होगा, इससे मैच करेगा, ठीक है। भी यानी वेलोसिटी के समान अगर इसका विभवांतर बल हो गया तो इसको हम लोग क्रांतिक उत्तेजन बोलते हैं, ठीक है। आपको आई होप कि तीनों क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाला राशि है। तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाला राशि कौन सा है? तो ये आपका शक्ति गुणांक और आर्मेचर धारा, ये दोनों हैं, ठीक है। जो तुल्यकालिक मोटर होता है उसके उत्तेजन में यानी एक्साइटमेंट में अगर परिवर्तन हो जाए तो कौन कौन सा वैल्यू आपका परिवर्तित हो जाता है? तो यह है पावर फैक्टर भी परिवर्तित होगा और आर्मेचर धारा भी परिवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणक क्या होता है? अगर तुल्यकालिक मोटर का आप एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हो, ठीक है, ओवर एक्साइटेड उसको कर रहे हो, तो उसका पावर फैक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर एक्साइट वो ज़्यादा हो रहा है तो पावर फैक्टर भी सही होगा, यानी ज़्यादा अच्छा होगा। क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर में सुधार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर को डैश पर प्रचालित किया जा सकता है। तुल्यकालिक मोटर को डैश पर प्रचालित किया जा सकता है। किस पर प्रचालित किया जा सकता है? लैगिंग और लीडिंग के पावर फैक्टर पर, ठीक है। तुल्यकालिक मोटर को लैगिंग और लीडिंग के पावर फैक्टर पर, दोनों पर इसको प्रचालित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति 3000 आरपीएम है एवं स्रोत आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तब पोलों की संख्या क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल्स, इससे दो न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी लेने वाले हैं। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स इस सेशन में जो आपको आएगा, ये सिंपल न्यूमेरिकल है जो आपको आसानी से सॉल्व आपसे हो जाएगा और आप इससे मार्क्स उठा सकते हो अगर एग्जाम में आए तो। क्या है? देखो क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो आप। क्या बोला जा रहा है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति 3000 आरपीएम है, ठीक है, एवं स्रोत आवृत्ति यानी जो उसका सोर्स फ्रीक्वेंसी है वह 100 हर्ट्ज है, तब पोलों की संख्या क्या होगी? यहाँ से पोलों की संख्या आपको निकालना है। तो एग्जाम में भी आपको आ सकता है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको दिया हुआ क्या, मैंने बार बार बोला है कि आप नोट डाउन करो कि यानी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एन क्या हो गया? ये हो गया घूर्णन गति, ये है आपका 3000 आरपीएम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको क्या? 100 हर्ट्ज। अब एन जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका 120 गुने एफ अपॉन पी। ये पी क्या है? ये नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है। एफ है फ्रीक्वेंसी और 120 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इससे आपका मिल जाएगा पोल्स, या आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर पोल्स दिया हुआ है
और इसका घूर्णन गति आपसे पूछे जो आरपीएम में निकलेगा, यहाँ से एन आपका निकल जाएगा, या फ्रीक्वेंसी अगर पूछा तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि n इक्वल टू 120 इंटू एफ बाय पी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लो कि कोई भी सिंक्रोनस मोटर के लिए जो इसका घूर्णन गति होता है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 120 गुने एफ बाय पी। ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, n इक्वल टू 120 इंटू एफ बाय पी। यहाँ पे एफ है फ्रीक्वेंसी और पी है नंबर ऑफ पोल्स। तो यहाँ पे आपका क्या है, n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू आपका है 3000 इक्वल टू 120 गुने एफ आपको दिया हुआ है, एफ है 100 हर्ट्ज बटे पी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 12/3, ये हो जाएगा 4। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया बी, यानी 4 पोल। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि सैलिएंट पोल तुल्यकालिक मोटर डैश से कम गति पर प्रचालित की जाती है। तो सैलिएंट पोल तुल्यकालिक मोटर ये क्या होता है? एक्चुअली में देखो, ये सैलिएंट क्या है, ये वैसा तुल्यकालिक मोटर जिसमें जो पोल्स यूज होते हैं वो उभरा हुआ होता है। ठीक है, रोटर पर जो पोल्स होता है, रोटर पर जो पोल्स होता है वह उभरा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैलिएंट पोल तुल्यकालिक मोटर। सिंपल है। अब इसको जो बनाया जाता है यह नॉर्मली हल्के लोड पर काम करने के लिए बनाया जाता है, हल्के लोड पर यह काम करता है। तो आपको इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इसका जो आरपीएम होता है वह कितने से कम होना चाहिए, लगभग यह 1000 आरपीएम से। सैलिएंट पोल तुल्यकालिक मोटर को 1000 आरपीएम से कम गति पर प्रचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सैलिएंट पोल टाइप तुल्यकालिक मोटर में सैलिएंट पोल बने होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सैलिएंट पोल टाइप जो तुल्यकालिक मोटर होता है उसमें सैलिएंट पोल कहाँ बना होता है, तो ये बना होता है रोटर पे। मैंने अभी बताया था, रोटर पे जो उभरा हुआ पोल्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सैलिएंट पोल, और वो किस पर बना होता है, वो बना होता है रोटर पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा एक तुल्यकालिक मोटर को चालू करने पर वह चुंबकीय लॉकिंग के कारण तुल्यकालिक गति पर जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप सिंक्रोनस मोटर को चालू करते हो और वह चुंबकीय लॉकिंग के कारण तुल्यकालिक गति पर पहुंचती है। तो यह आपका डीसी मोटर द्वारा। ठीक है, अगर डीसी मोटर के द्वारा उसको चालू करते हो तो वह लॉकिंग, चुंबकीय लॉकिंग के कारण अपने तुल्यकालिक गति पर पहुंचती है। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्ट करने का मेथड है उसको स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर आप बोल सकते हो। यह 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। इसमें से जो पहला है आपका वो है पोनी मोटर से आप अगर स्टार्ट करते हो, दूसरा है आपका पहला हो गया पोनी मोटर द्वारा, दूसरा हो गया डीसी मोटर के द्वारा, और तीसरा जो है यह सेल्फ स्टार्टिंग विधि के द्वारा। तो अभी शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ छेड़छाड़ करके, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के साथ, इसके संरचना के साथ कुछ छेड़छाड़ करके हम लोग इसको सेल्फ स्टार्ट के लिए एलिजिबल बनाते हैं, लेकिन यह ओरिजिनली जो है वो सेल्फ स्टार्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसका स्टार्ट करने का 3 मेथड आप याद रखना, तीनों मेथड। पहला मैंने क्या बताया, ये पोनी मोटर के द्वारा, पोनी मोटर यूज करके आप इसको स्टार्ट करते हो। दूसरा है डीसी मोटर यूज करके स्टार्ट करते हो, और तीसरा है सेल्फ स्टार्टिंग विधि। तो अभी हम लोगों ने जो देखा वो था डीसी मोटर द्वारा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस मेथड में तुल्यकालिक मोटर को प्रारंभिक घूर्णन गति प्रदान करने के लिए डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। किस तरह का मोटर? डीसी कंपाउंड मोटर। और जो ये सिंक्रोनस मोटर है इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से संयोजित किया जाता है। ये भी आप याद रखना है, इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से संयोजित कर डीसी मोटर चालू कर दी जाती है। जब सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति उसकी तुल्यकालिक गति के बराबर हो जाती है तो एक्साइटर के द्वारा रोटर पोल्स को पूर्ण डीसी वोल्टेज प्राप्त होने लगता है। ठीक है, क्या है कि यह तुल्यकालिक मोटर में अगर तुल्यकालिक गति के बराबर हो जाए उसके मोटर की घूर्णन गति, तो एक्साइटर के द्वारा रोटर पोल्स को पूर्ण डीसी वोल्टेज प्राप्त होने लगता है, और इसी टाइम में डीसी मोटर बंद कर दी जाती है। यानी जो आपका स्टार्ट करने के लिए डीसी मोटर आपने लगाया हुआ था, अगर आपको पता चल जाए कि इसका जो तुल्यकालिक गति पे पहुंच चुका है, इसका घूर्णन गति, तो आप क्या करते हो, डीसी मोटर बंद कर देते हो और
चुंबकीय लॉकिंग के कारण तुल्यकालिक मोटर अपनी तुल्यकालिक गति पर चलने लगती है। तो यह है इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। और इसी तरह से पोनी मोटर भी है और सेल्फ स्टार्टिंग विधि भी है, दो मेथड इसका और है। अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किन स्थानों पर किया जाता है। इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर, इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है सीमेंट एवं रोलिंग मिलों में, सही है, यहाँ पे यूज किया जाता है। कॉटन मिलों में, पेपर मिलों में, इन सभी जगह पर क्या किया जाता है? इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर। इंडक्शन टाइप मोटर इसलिए क्योंकि बहुत हैवी वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इस कारण से इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर का यूज किया जाता है इन सभी हैवी इंडस्ट्रीज में। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो जो भी आपका सिंपल सिंक्रोनस मोटर है उसके स्टेटर पर जो वाइंडिंग लगा होता है वह किस तरह का होता है? तो वह होता है 3 फेज वाइंडिंग। कैसा होता है? 3 फेज वाइंडिंग। जो आपका सिंपल सिंक्रोनस मोटर है उसके स्टेटर पे वाइंडिंग होता है नॉर्मली 3 फेज वाइंडिंग। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति डैश होगी जब स्रोत फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आप इसको भी वही फॉर्मूला यूज करके आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर का घूर्णन गति आपसे पूछा जा रहा है जब इसका स्रोत फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। सिंपल सा केस है, आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? आप फॉर्मूला लिखोगे n इक्वल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी। क्लियर है? अब यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई करो आप फ्रीक्वेंसी को, जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और पी आपको दिया हुआ है 10, तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। क्या हो गया ये? तो यहाँ पर इसका 600 आरपीएम हो गया, इसका स्पीड या घूर्णन गति आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। आई होप कि ये आपको समझ में भी आ गया। अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको आसानी से मार लोगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो इससे सिंपल क्या हो सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन में हम लोग बस इतना ही क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं। अब देखो, अब आपका जो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितना भी है, बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ या नहीं, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो तो पहले ही हो चुके थे। ठीक है, और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं। और अभी आपका ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो चुके हैं और एक दो चैप्टर्स सिंपल चैप्टर्स अभी और बचे हुए हैं जो मैं लूँगा। उसके बाद फिर क्लास आपका बंद हो जाएगा और आप रिवीजन में फोकस करना। तो अभी एक दो चैप्टर्स जो और आएंगे वो और सिंपल चैप्टर हैं, इसीलिए जानबूझकर मैंने उसको लास्ट में रखा था ताकि बस आप एक बार देख लो। उससे आपको फिजिक्स वाले पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा सकता है। जैसे अभी आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाला एक चैप्टर है। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है। उसके बाद अभी आपके कुछ आप जो यूज़ करते हो सामान, जैसे फ्रिज, हीटर, ये वगैरह, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जो भी आपके अप्लायंसेस हैं, होम अप्लायंसेस, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके ट्रेड में। ठीक है, तो इससे नॉर्मल फिजिक्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है ताकि आप इसको एक बार अगर देख लो तो आपका रिवीजन भी हो जाए और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से मार सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अब आपका खत्म हो चुका है चैप्टर्स, तो आप रिवीजन करते रहो अच्छे से। और अभी मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अभी आप ज़्यादा फोकस करो फिजिक्स, अपना जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, उसको पढ़ने में आप ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि मेन जो आपका मार्क्स जो उठेगा और रिजल्ट बनेगा वो उसी पे बनेगा। इसमें अब आपको 35% मार्क्स लाने हैं, ऑलमोस्ट 40% आप मार्क्स ले आओ तो आपको क्लियर है, क्योंकि इसका मार्क्स जुटेगा नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन अभी फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और सब चीज़ पढ़ो ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आप तक लाऊं। ठीक है, तो आप उसको भी देखते जाना और दिमाग में रखते जाना। जो भी क्वेश्चंस फिजिक्स के आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और आप अभी मन लगाकर आपको जितना भी चैप्टर्स जो कवर हो चुका है, जो जितना देखो मेरे से जितना हेल्प हो सका मैंने आपको किया। जो भी मेरे चैप्टर्स हैं, अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो उन चैप्टर्स को आप देख लो। न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स जो भी शुरुआत के हैं मैंने बहुत पहले पढ़ाया हुआ है और जितना आपको ज़रूरत है मैंने उतना ही बताया, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया। तो एक घंटा 2 घंटा का वीडियो सारा होगा। पुराने चैप्टर्स जो भी हैं, जैसे आपका मोशन वगैरह का हुआ, तो वहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल भी करवाए हुए हैं आपके न्यूमेरिकल्स के, तो वहाँ से आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे और उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो।
तो आप अभी जो भी आपके पास 10 दिन 12 दिन का टाइम है, आप उसको क्वालिटी स्टडी में बिताओ, रिवीजन करने में बिताओ। न्यू चीज़ अब आपके लिए नहीं है कि न्यू चीज़ अभी आप पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा। आप अभी थोड़ा बहुत न्यू चीज़ पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप जो 10 तारीख से कम 10 तारीख के बाद से आप रिवीजन में डालो, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जब भी आपका एग्ज़ाम हो, अभी टाइम है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। पर मेरा फोकस यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अभी किस पर डालो, फिजिक्स पर, ताकि उससे आपके अच्छे खासे मार्क्स उठेंगे पार्ट 1 में, क्योंकि वही आपका रिजल्ट का बेस भी बनेगा। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।